Dear viewers, welcome to my YouTube channel. I'm Hamad. I'm managing a group of companies as a senior accountant in Dubai, and I'm also a corporate lawyer. लास्ट मैंने वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल के साथ जो NCA की एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो मैंने आपको करके बताया था. आई एम प्रीटी श्योर कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. कुछ NCA एस्पिरेंट्स ने मुझसे बात भी की और दे रियली अप्रिशिएटेड द वर्क दैट आई डिड इन माई लास्ट वीडियो. सो मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो थी रिज्यूमे. कि आपने रिज्यूमे किस तरह बिल्ड करना है, किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है, अपना एक्सपीरियंस किस तरह डालना है और जो भी चीज़ें हैं तो वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो उससे पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रिज्यूमे है आपने हमेशा सिंपल रखना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है. और एक्सपीरियंस के हवाले से दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ. पहली बात तो ये है कि आप जो भी अपनी रिज्यूमे के अंदर एक्सपीरियंस आप लिखने जा रहे हैं, एनसीए कभी भी आपके लिए कोई प्रूफ नहीं मांगेगा. वो ये नहीं कहेगा कि अगर आपने इस लॉ फर्म के अंदर काम किया है या इस कंपनी के अंदर काम किया है तो हमें कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दें, फॉर एग्जांपल हमें कोई एक्सपीरियंस लेटर दें. इस तरह का कोई कोई भी सीन नहीं है इसके अंदर. क्योंकि ये उस सिचुएशन में होता है कि जब आप इमिग्रेशन के प्रोसेस के अंदर होते हैं और उस प्रोसेस के अंदर पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर चूंकि आपके एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स होते हैं तो इसलिए जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं. लेकिन ये जो एनसीए का प्रोसेस है, मैंने आपको बताया कि ये इमिग्रेशन के प्रोसेस से बिल्कुल डिफरेंट है और ये चूंकि एक इवेल्युएशन प्रोसेस है तो इसके लिए जो भी आप एक्सपीरियंस लिखेंगे उसके लिए कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड है. तो अगर ऑब्वियसली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ भी एक्सपीरियंस उसके अंदर लिख सकते हैं. अब कुछ भी का मतलब ये है कि आपने जब लॉ कर रहे थे आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं तो उससे रिलेटेड आप चीज़ें लिख सकते हैं कि मैंने मतलब आपने कोई इंटर्नशिप्स की हैं या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन है तो उससे रिलेटेड. पहली ये क्वेरी आपकी एड्रेस मैंने कर दी है इधर ही, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर एक्सपीरियंस तो हम लिख रहे हैं तो इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या देंगे. तो इस चीज़ के अबाउट यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट दिस थिंग. सेकेंड चीज़ ये है कि एक्सपीरियंस आपने सिर्फ वो लिखना है जो कि आपका रेलिवेंट है. मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास दो डिग्रीज हैं, आपने लॉ भी की है, आपने ग्रेजुएट मास्टर्स भी की है, एमबीए भी किया है. क्योंकि बहुत सारे लॉयर्स ने, मैं लोगों को ऐसे जानता हूं जिन्होंने एमबीए भी की है. अब इस सीवी के अंदर एमबीए का जो एक्सपीरियंस है वो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो वो डालने की ज़रूरत नहीं है. तो आप कोशिश वही कीजिएगा कि वही एक्सपीरियंस डालें जो आपकी लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड है. ठीक है, उसके अंदर ऑब्वियसली आप डाल सकते हैं क्योंकि एनसीए के अंदर एक बिजनेस का एडिशनल पेपर भी है तो उसको कवर करने के लिए आप किसी लॉ फर्म का एक्सपीरियंस डाल सकते हैं कि उसके अंदर आपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपने कंस्ट्रक्ट किए हैं या आपने कुछ भी इस तरह की कंप्लाइंस की है. तो किसी और कंपनी का या इस तरह का कोई आप ऐसा एक्सपीरियंस डालेंगे जो कि इस हमारे लीगल के प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है तो वो आपके लिए कोई ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, बल्कि बेनिफिशियल होगा ही नहीं. तो इसलिए आप टू द पॉइंट रहें और बिल्कुल सिंपल सा रिज्यूमे का ये फॉर्मेट है जो मैंने फॉलो किया था. तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम उस रिज्यूमे की तरफ. तो ये रिज्यूमे था. कोई आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जेंडर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह का लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल या इस तरह का कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल आप इसको सिंपल रखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नाम लिखना है हाफिज़ हमाद अहमद. अच्छा, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आपको मैं वर्ड फाइल के अंदर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं गूगल ड्राइव के अंदर उसका लिंक शेयर कर दूंगा. तो आप इस मेरी ये जो भी रिज्यूमे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं. और दूसरी बात यह है कि मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके आप भेज दें एनसीए को, क्योंकि उनके जो इवेल्युएटर्स हैं ऑब्वियसली जब आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ की असेसमेंट करते हैं तो उनको पता चल जाता है. तो बिल्कुल प्लेजरिज्म आपने नहीं करनी है, कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी है. हाँ, ये मैं आपको एक वे बता रहा हूँ कि इस वे के अंदर आपने सोचना है.
ठीक है। तो बाकी एक्सपीरियंस आप अपने हिसाब से डालिएगा। ज़ाहिर बात है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। हाँ, सिर्फ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप सेक्शंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी तरफ से जो भी आपने मतलब उसके अंदर एक्सपीरियंस की लैंग्वेज या वर्डिंग यूज़ करनी है, वो अपने हिसाब से आपने उसको मॉडिफाई करना है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे मुझे भेज सकते हैं, तो मैं आपको बता भी सकता हूँ कि ये चीज़ें आप इसको दोबारा मॉडिफाई कर लें। तो चलते हैं रिज्यूमे की तरफ। सबसे पहला आपने नेम लिखना है। टॉप ऑफ द लिस्ट अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिखनी है आपने। उसके अंदर जो मैंने लिखा हुआ है एलएलबी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर, और साथ मैंने उसका पीरियड लिख दिया है। उसके बाद आपने प्री लॉ स्कूल एजुकेशन आपने जो भी किया हुआ है, मैंने चूंकि ग्रेजुएशन के अंदर बीए किया था, आपने बीकॉम किया है, कुछ भी किया आप वो लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी जो इंटरमीडिएट है या आपकी जो मैट्रिक है, जो 10th स्टैंडर्ड है, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस पे डायरेक्ट चले जाएंगे। जो तो मैंने जो इसके अंदर शो किया था कॉर्सेस एलएलपी, एक्चुअली ये मेरी अपनी ही बिजनेस है जो कि मैं करता रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। मैं टैक्स एंड कॉर्पोरेट और इस तरह की सर्विसेज देता रहा हूँ। तो मैंने उसी का नेम लिख दिया है कॉर्सेस एलएलपी। एज अ मैनेजर मैंने काम किया लीगल एंड कॉर्पोरेट कंप्लाइंस लाहौर, और उसके साथ मैंने पीरियड लिख दिया जून 19 टू प्रेजेंट। तो चूंकि मैंने अक्टूबर के अंदर ये असेसमेंट करवाई थी, तो इसलिए मैंने प्रेजेंट लिख दी है। अब इसके अंदर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा था। ड्राफ्टेड एंड फाइल्ड रिट पिटिशंस अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को इसके अंदर डिस्कस किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसका मैं आर्टिकल का नंबर लिखा है, और मैंने लिखा है कि मैंने क्या फाइल किया था, रिट पिटिशंस मैंने फाइल की हुई हैं, और ये रियल में मैंने की भी हुई। ये मेरा सारा रियल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील्स जो आईसीएस होते हैं वो मैंने फाइल की हुई हैं अंडर सेक्शन 3 ऑफ द लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972, और इसी ऑर्डिनेंस के इस सेक्शन के तहत ही हाई कोर्ट के अंदर आप जो भी आईसीए इंट्रा कोर्ट अपील्स फाइल करते हैं, तो उसका यही सेक्शन है। एंड सेल्स टैक्स रेफरेंस एप्लीकेशंस, चूंकि मैंने इनकम टैक्स रेफरेंस एप्लीकेशंस भी फाइल की हैं और सेल्स टैक्स के रेफरेंसेस भी मैंने फाइल किए हैं, तो इसलिए मैंने उस टैक्स का उसका जो लॉ है उसका मैंने नेम लिख दिया है, और अंडर आर्टिकल 47 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अब ये मैंने चीज़ें इसके अंदर कवर की हैं। उसके बाद ड्राफ्टेड एंड फाइल्ड क्वेश्चंस ऑफ लॉ। ऑब्वियसली अगर आप एडवोकेट हैं तो सबसे पहली बात तो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस ऑफ लॉ एक बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है। क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंड पैरावाइज कमेंट्स विद द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर इन सेवरल कमर्शियल केसेस हैविंग हाई टैक्स डिमांड्स। चूँकि मैंने हाई कोर्ट के अंदर एफबीआर की प्रैक्टिस की हुई है, उसके अंदर हम आईसीएस फाइल करते थे, रिट पिटिशंस फाइल करते थे, आईटीआरस इनकम टैक्स रेफरेंसेस फाइल करते थे। तो ऑब्वियसली जब आप फाइल करते हैं तो आपसे हाई कोर्ट पैरावाइज कमेंट्स के लिए वो आपसे ऑप्शन मांगता है जो कि आपने सबमिट करवाने होते हैं। उसके बाद drafted and filed detailed replies and representations in response to the notices issued under section 122 subsection 9 and 177 subsection 1 of the income tax ordinance 2001, challenging the powers of an income tax commissioner to call for the production of all records of the taxpayer to initiate audit proceedings against the taxpayer। ये भी मेरा रियल एक्सपीरियंस है, और इसके जो भी नोटिस आते थे उसके हम रिप्लाईज सबमिट करते होते थे। मैंने काफ़ी ज़्यादा केसेस के अंदर रिप्लाई सबमिट किए हैं, तो वो मैंने उसके अंदर लिखा है। आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कितनी माइन्यूटली उन सेक्शंस को, उन रिलेटेड जो लॉज हैं या ऑर्डिनेंसेस हैं उनका किस तरह मैंने मेंशन किया है। जस्ट इसलिए कि ऑब्वियसली मैं एक एडवोकेट प्रैक्टिस कर चुका हूं, तो आपको पता है कि इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेलिवेंट हर चीज़ को मेंशन करें। यह भी एक लिहाज से आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स को यह चीज़ मतलब शो करती है। उसके बाद ड्राफ्टेड न्यूमरस कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, रेंट एग्रीमेंट्स, एफिडेविट्स, लीगल नोटिसेज एंड शो कॉज नोटिसेज। अब एक बात आपको मैं बता दूं, इधर मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का क्यों मेंशन किया, वो इसलिए किया है कि एनसीए आपको एक एडिशनल पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स का भी असाइन करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर जो असाइन करता है उससे बचने के लिए मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को भी अपने वर्क एक्सपीरियंस के अंदर डाला है, ताकि उनको पता चले कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी प्रैक्टिस की हुई है।
तो ये भी काफ़ी हद तक आपकी असेसमेंट के अंदर बड़ा बेनिफिशियल मतलब लगता है। चूँकि जो जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर एक बिजनेस का सब्जेक्ट है, उसका एक्सपीरियंस भी मैंने डाला है, वो आप आगे नेक्स्ट आप देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है, उसका एक्सपीरियंस मैंने डाला है। एक चीज़ को मैं स्किप कर गया हूँ जो कि आप अपने माइंड में रखिएगा, आप टॉट्स का, लॉ ऑफ टॉट्स का भी एक्सपीरियंस डालिएगा, क्योंकि इसका भी एक एडिशनल पेपर है। तो बेहतर है कि आप उसका भी एक्सपीरियंस डालें। तो उसके अंदर ये होगा कि वो भी उनको ताकि पता चल जाएगा कि आपने लॉ ऑफ टॉट्स का भी काम किया हुआ है। और उसके बाद इनकॉर्पोरेटेड मोर देन 100 नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और रियल में मैंने तकरीबन राउंड अबाउट 100 नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन की हुई है एससीसीपी के साथ। उसके बाद सेटअप एंड रजिस्टर्ड मोर देन 150 बिजनेसेस, आई.ई. sole proprietorship businesses with the Federal Board of Revenue, partnership businesses or firms with the Provincial Office of Firm Registrar under the Partnership Act 1932, limited liability partnership businesses with the Securities and Exchange Commission of Pakistan under the Limited Liability Partnership Act 2017 and private limited companies under the Companies Act 2017। और ये भी मैंने रियल में किया हुआ है। तो मैंने चूँकि तकरीबन 3.5-4 साल प्रैक्टिस की है, तो मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब इन चीज़ों की मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की है। और उसके बाद प्रीपेयर्ड एंड फाइल्ड एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स along with wealth statements, monthly sales tax returns and quarterly withholding statements under the federal tax laws with the Federal Board of Revenue's online IRS portal for more than 300 clients including individuals, firms and companies। और ये भी मेरी रियल में प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं एज अ टैक्स एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंट काम करता था और मेरे काफ़ी क्लाइंट्स भी थे, और जहाँ से मैंने आर्टिकलशिप की है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के आर्टिकल्स कंप्लीट किए हैं, तो उधर भी मैंने अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे हम ऑब्वियसली इनकम टैक्स रिटर्न्स और ये सारी चीज़ें हम करते होते थे। तो देखें आपने, मैंने स्पेसिफिकली आईआरएस पोर्टल का भी इधर मेंशन किया है, वो इसलिए ताकि उनको पता चले कि मुझे बिज़नेस का अच्छी हाव नो है, मुझे पता है बिज़नेस का मतलब काफ़ी ज़्यादा तक हद तक आइडिया है। और उसके बाद प्रिपेयर्ड एंड फाइल्ड ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट्स अंडर रूल 87 ऑफ ट्रेडमार्क रूल्स 2014 and trademark registration applications under section 22 subsection 1 and 84 subsection 2 of the trademark ordinance 2001, filed opposition notices under section 28 subsection 2 of the trademark ordinance 2001 against the newly accepted trademarks that were published in the official trademarks journals, appeared and argued in numerous hearings related to the trademark registration matters before the tribunals of इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने आईपीओ का बहुत काम किया हुआ है। ये जो आईपी लॉज हैं, इनके ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, मैंने काफ़ी, मेरे हमारे क्लाइंट्स थे तो उनके बिहाफ पे मैंने सारे नोटिस वगैरह के रिप्लाईज जमा करवाए हुए हैं, और ये सारी चीज़ें, और ये भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल आई थिंक कि अगर मैं इन्हीं चीज़ों की बात करूँ, मैं तो सेपरेट वीडियोज़ भी बना सकता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो अपकमिंग वीडियोस के अंदर आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इन चीज़ों की भी कुछ वीडियोस बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान की जहाँ तक प्रैक्टिस का ताल्लुक है, तो काफ़ी लोग हैं जो कि यंगस्टर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, तो वो इस फील्ड के अंदर एंटर होना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं इंशाल्लाह डिफरेंट वीडियोज़ बनाऊँगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो कि मैंने रिसेंट एक्सपीरियंस डाला है। इसके अंदर आपको पता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर की हैं। कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं डाला जो कि लग रहा हो कि जनरल सी चीज़ें मैंने नहीं लिखी। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक टू द पॉइंट्स रहा हूँ, और मैंने लॉज और रेगुलेशंस के ऊपर और सेक्शंस के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस की है। अब उसके बाद कुछ मैंने दूसरा और एक्सपीरियंस डाला है। आसिफ लॉ एसोसिएट्स एज एन एसोसिएट काम किया है लीगल, और ये लाहौर में था दिसंबर 17 से अप्रैल 2018 तक। कंडक्टेड रिसर्च एंड फ्रेम्ड लीगल आर्गुमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल, कमर्शियल, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट एंड सिविल सूट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, कंपनीज एक्ट 2017 एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये जनरल सा मैंने एक्सपीरियंस डाल दिया है, क्योंकि मेन चीज़ें मैंने ऊपर कवर कर ली हैं। रिप्रेजेंटेड एंड ऑर्गुड केसेज इन फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन हेयरिंग्स एंड टैक्स ट्रिब्यूनल्स, और ये भी मैंने किया है, उसका एक्सपीरियंस मैंने डाल दिया है। मेंटेन द मास्टर फाइल, मास्टर एक्सेल ऑफ ऑल द फर्म्स लीगल केसेस कमर्शियल बेसिस, मतलब मैंने कुछ क्लैरिकल काम भी उसके अंदर डाल दिया है, और ऑब्वियसली ये भी हमने मतलब मैंने काम किया हुआ है।
ट्रैक्ड कंप्लाइंस विद द जजमेंट्स पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स एंड अम्बसमेंट, ये भी एक एक्सपीरियंस है। उसके बाद अपडेटेड द स्टेटस ऑफ कंप्लाइंस विद द ऑर्डर शीट्स इन द केस मैनेजमेंट पोर्टल मेंटेन्ड बाय द फर्म। तो ये मेरी जो अपनी फर्म थी उसकी तरफ से जो भी एक सिस्टम था, तो उसका भी मैंने उसके अंदर मतलब जिक्र कर दिया है। आगे चलें, ये तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने कुछ इंटर्नशिप्स का इधर साथ लिख दिया है। कामरान लॉ फर्म, इंटर्नी, लाहौर, अगस्त 17 to September, assisted the senior counsels in developing litigation strategies for cases, prepared case inputs, written statements, affidavits, power of attorneys, and show cause notices, assisted in constructing the arguments to be advanced in district courts and tax tribunals। मतलब ये सारा वही एक्सपीरियंस है। उसके बाद लास्ट में मैंने एक और एक्सपीरियंस डाल दिया है इंटर्नशिप का, तैमूरी लॉ चैम्बर्स, लाहौर सिविल कोर्ट्स, इंटर्नी, मई से 17, ये आई थिंक मैंने बहुत 2 months का डाला है। असिस्टेड द सीनियर एडवोकेट इन प्रिपेयरिंग, गैदरिंग एविडेंस एंड इंटरप्रेटिंग इट फॉर प्रिपेयरिंग case files, conducted mock interviews with the clients to prepare them for the actual trials and interrogations। उसके बाद assisted the seniors in ancillary court work, conducted due diligence and proofreading of documents। तो ये मेन एक्सपीरियंस है जो कि मैंने अपनी सीवी के अंदर लिखा था। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है ये आई थिंक मैंने ज़्यादा डाला है, 2019 से लेकर तकरीबन 3 साढ़े 3 साल का मैंने एक्सपीरियंस फर्स्ट वाला डाला है। तो इसलिए चूंकि मैंने ज़्यादा उसके अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन किया है, तो इसलिए मैंने उसके अंदर जो काम लिखा है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैंने लिखा है। चूँकि ये मेरी छोटे छोटे इंटर्नशिप्स थी या स्मॉल एक्सपीरियंस था, तो इसलिए मैंने उसी के हिसाब से उसको लिखा है। अब आपके लिए जो मेन आइडिया ये है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा रिसर्च करें, रिलेटेड आर्टिकल्स देखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीपीसी के अंदर हैं। हम डिफरेंट मिसलिनियस एप्लीकेशंस को मैंने इधर जिक्र नहीं किया। अर्ली हेयरिंग के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा आपने कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को आपने फाइल करना है, तो उसके लिए अलहदा मिसलिनियस एप्लीकेशन जाती है अंडर, आई थिंक अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ तो 151 सेक्शन जो सीपीसी का है। इसके अलावा क्रिमिनल की मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो इसलिए मैंने क्रिमिनल का इधर जिक्र नहीं किया। और वो क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि क्रिमिनल का पेपर आपने देना ही देना है, वो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स के अंदर आता है। तो इसलिए अगर मैं उसका एक्सपीरियंस डाल भी देता तो वो मेरे लिए शायद इतना ज़्यादा हेल्पफुल ना होता, तो इसलिए मैंने क्रिमिनल का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं डाला है। उसके बाद एंड में और मैंने क्या लिखा, बार मेंबरशिप जून 30 21 को मुझे मिला था, तो मैंने मेंबरशिप पंजाब बार काउंसिल लाहौर डाल दिया है। और करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर मैंने परसू डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस लॉ सीखो इंडिया, और ये मैं ऑब्वियसली मैंने परसू किया था, तो ये मैंने कोर्स डाल दिए। तो आप भी इसके अलावा एडिशनल कोर्सेज भी डाल सकते हैं, सिर्फ वो डाल सकते हैं जो कि लीगल एजुकेशन से रिलेटेड हो। अब इसके अलावा ऑब्वियसली मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था और कुछ डिग्रीज वगैरह थी। चूँकि आप देखें मैंने हर चीज़ को स्किप कर दिया, उनको मैंने सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दी है जो उनसे रिलेटेड थी। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ, एक टिप भी मैं आपको दे दूँ, जो भी लोग मतलब जॉब हंटिंग के लिए भी मैं आपको बता दूं, जब आप सीवी तैयार करें तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, हमेशा कोशिश करें कि जितना भी एक्सपीरियंस है उसी पोस्ट से रिलेटेड आप डालें। जो इररेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो HR मैनेजर्स जो भी हैं वो आपकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आपका जो स्किल सेट है उन्हीं के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं। इसके अलावा उनको किसी भी चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती है। तो ये थी रिज्यूमे जो मैंने एनसीए को भेजा था, और एनसीए ने इसको एवेलुएट करने के बाद जो मुझे असेसमेंट 5 कोर एग्जाम्स की दी है वो इसी रिज्यूमे के ऊपर दी है। तो एक लिहाज से ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आप सेंड कर सकते हैं। अब लास्ट अपनी उसके अंदर मैंने वीडियो के अंदर आपको अपनी फाइनल असेसमेंट नहीं दिखाई थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं अपनी फाइनल असेसमेंट भी दिखा दूँ कि वो किस तरह मतलब दिखती है, ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए। तो ये मेरी फाइनल असेसमेंट थी जो कि मैंने सेव करके रखी हुई थी, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको मज़ीद मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, सॉरी, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से नज़र आए। ओके, सो ये एनसीए का होता है। एक असेसमेंट रिपोर्ट होती है, जब आप डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं तो सबसे पहले एप्लीकेंट नेम और ये असेसमेंट डेट आ जाती है। उसके बाद ये देखें, मस्ट कंप्लीट एटलीस्ट 0 ऑप्शन एग्जाम्स, मस्ट कंप्लीट एटलीस्ट 0 ऑप्शन लॉ स्कूल कोर्सेज, तो ये ऐसे ही लिखेगा। उसके बाद उसने लिख दिया कि ये वाले कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और ये सारे पेपर्स आपको रिक्वायर्ड है। और लास्ट में भी आपको मैंने दिखाया था। बहरहाल ये एक पूरी असेसमेंट रिपोर्ट आती है, उसके अंदर उसने कुछ चीज़ें आगे लिखी हुई हैं, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स।
तो डियर व्यूअर्स, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो गई होंगी। सो ये था आज के लिए। तो अगर इसके अलावा कोई भी आपके कमेंट्स हों तो आप मुझे मैसेंजर के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना लास्ट के ऊपर अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ हर वीडियो के लास्ट में, तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू द नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, गुड बाय।